प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। पिछला जो वीडियो था उसमें हमने शांति निकेतन के बारे में बात की थी कि शांति निकेतन है, वहाँ पर जो विद्यालय है उसको एक परिवार का रूप दिया गया। विभिन्न जो शिक्षक हैं उनको एक तरह से रिश्तों के रूप में यानी कि नाम दिए गए। वहीं पर गांधी जी के द्वारा दिया गया जो सुझाव था रसोई घर को लेकर के, और वहाँ का जो शिष्टमंडल था एक तरह से, या यूँ कहें कि वहाँ के जो लोग थे उन्होंने भी उस बात को बहुत अच्छे ढंग से स्वीकार किया और काम करने लगे। और उसके बाद में जो गांधी जी हैं उनको जब गोखले के अवसान का समाचार मिला तो वो वहाँ से रवाना हो जाते हैं। इन सारी बातों पर हमने बातचीत की थी। आज जो बात कर रहे हैं हम वो बात करेंगे खादी के जन्म के बारे में। प्यारे विद्यार्थियों, इसमें 2 नंबर का प्रश्न भी पूछा गया है खादी के जन्म को लेकर के। तो यानी कि खादी का जन्म किस प्रकार से हुआ, इन बातों का जवाब है वो हमें इस पाठ में मिलेगा। तो देखिएगा, हम बात करते हैं। मुझे याद नहीं पड़ता कि सन 1908 तक मैंने चरखा या करघा कहीं देखा हो, फिर भी मैंने हिंद स्वराज्य में ये माना था कि चरखे के जरिए हिंदुस्तान की कंगालियत मिट सकती है। और यह तो सबके समझ सकने जैसी बात है कि जिस रास्ते भुखमरी मिटेगी उसी रास्ते स्वराज्य मिलेगा। सन 1915 में मैं दक्षिण अफ्रीका से हिंदुस्तान वापस आया, तब भी मैंने चरखे के दर्शन नहीं किए थे। आश्रम के खुलते ही उसमें करघा शुरू किया। करघा शुरू करने में भी मुझे बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा। हम अनजान थे, अतएव करघे के मिल जाने भर से करघा चल नहीं सकता था। आश्रम में हम सब कलम चलाने वाले या व्यापार करना जानने वाले लोग इकट्ठा हुए थे, हम में कोई कारीगर नहीं था। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर गांधी जी ने जो बात बताई है इस बिंदु में या इस शीर्षक में कि खादी का जो जन्म है वो किस प्रकार से हुआ या क्या स्थिति थी इसके बारे में, तो लेखक यहाँ पर ये बात कर रहा है कि 1908 तक तो चरखा या करघे का नाम ही नहीं सुना था। चरखा जो होता है वो सूत काटने की एक तरह से मशीन कह सकते हैं उसको, और जो करघा होता है वो जो काता हुआ जो सूत है उसके द्वारा कपड़ा बुनना, उसका जो यंत्र होता है करघा। तो इनके बारे में यानी कि इन लोगों को जानकारी नहीं थी। और इन्होंने जो हिंद स्वराज्य यानी कि जो अखबार था इनका, उसमें यानी कि उन्होंने ये माना था कि इसके माध्यम से यानी चरखे के माध्यम से हिंदुस्तान की जो कंगालियत है, जो गरीबी है, वो मिट सकती है। और ये सबके समझ सकने की बात ही है एक तरह से कि जिस रास्ते भुखमरी मिटेगी उसी रास्ते स्वराज्य मिलेगा। इस कथन का तात्पर्य ये है कि अगर सभी लोगों के पास रोजगार होगा तो वो भूख से नहीं मरेंगे, और जैसे ही यानी कि उनके पास अपनी भूख मिटाने का संसाधन होगा या फिर उनके पास रोजी रोटी होगी तो उसके बाद में वो आत्मनिर्भर हो जाएंगे और स्वराज्य अपने आप ही मिल जाएगा। आगे यहाँ पर इसी क्रम में ये बात बता रहे थे कि 1915 में वो दक्षिण अफ्रीका से हिंदुस्तान आए थे। उन्होंने कभी चरखा देखा ही नहीं, जानते ही नहीं थे चरखे के बारे में। आश्रम जो खुला उसमें करघा शुरू किया गया था, और करघा जो शुरू किया उसमें भी बड़ी समस्याएं आई। वो सभी जो लोग थे वो अनजान थे, और दूसरी बात ये भी है कि वहाँ पर उन लोगों को करघा मिल जाने से भी सारा काम नहीं हो सकता था, क्योंकि सूत काटने की ज़रूरत भी पड़ती है और उसके लिए चरखा विशेष यंत्र है। आश्रम में जो जितने भी ये लोग थे वो सारे के सारे पढ़े लिखे थे या फिर व्यापारी वर्ग के थे। अब जैसे चरखा करघा इनके बारे में तो वो जानकारी नहीं रखते थे, इनमें से कोई कारीगर नहीं था। उसी क्रम में आगे देखिए, लेखक करें कि इसलिए करघा प्राप्त करने के बाद बुनना सिखाने वाले की आवश्यकता पड़ी। काठियावाड़ और पालनपुर से करघा मिला और एक सिखाने वाला आया। उसने अपना पूरा हुनर नहीं बताया, पर मगनलाल गांधी शुरू किए हुए काम को जल्दी छोड़ने वाले न थे। उनके हाथ में कारीगरी तो थी ही, इसलिए उन्होंने बुनने की कला पूरी तरह समझ ली, और फिर आश्रम में एक के बाद एक नए नए बुनने वाले तैयार हुए। यहाँ पर जो लेखक है वो कह रहे हैं
कि उनके पास में जैसे कि करघा आ गया परंतु कारीगर नहीं था, वहीं पर करघा सिखाने वाले की उनको आवश्यकता पड़ी। इसलिए क्या यहाँ पर वो कह रहे हैं कि काठियावाड़ और जो पालनपुर है वहाँ से तो उन्होंने करघा लिया और एक सिखाने वाला जो व्यक्ति है वो भी वहाँ से आया, लेकिन उन्होंने पूरा जो हुनर है, पूरी जो कला है वो उन लोगों को नहीं सिखाई। इसलिए उन्होंने क्या है कि वो उस कला को सीख नहीं पाए। परंतु इनमें जो एक शख्सियत है, एक जो व्यक्ति हैं मगनलाल गांधी, वो जब भी किसी काम के पीछे पड़ जाते थे तो यानी उस काम को पूरा सीखे बिना छोड़ते नहीं थे, और इस प्रकार से उनके हाथ में कारीगरी भी आई और उन्होंने बुनने की कला को पूरी तरह समझ लिया। उसके बाद में तो आश्रम में यानी कि बहुत सारे जो एक के बाद एक जो बुनने वाले थे वो लोग तैयार हो गए, उनकी टीम है वो तैयार हो गई। आगे देखिएगा, यहाँ पर आगे कह रहे हैं कि हमें तो अब अपने कपड़े तैयार करके पहनने थे, इसलिए आश्रम वासियों ने मिल के कपड़े पहनना बंद किया और यह निश्चय किया कि वे हाथ करके परदेसी मिल के सूत का बुना हुआ कपड़ा पहनेंगे। ऐसा करने से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। हिंदुस्तान के बुनकरों के जीवन की, उनकी आमदनी की, सूत प्राप्त करने में होने वाली उनकी कठिनाई की, इसमें वे किस प्रकार ठगे जाते थे और आखिर किस प्रकार दिन दिन कर्जदार होते जाते थे, इस सब की जानकारी हमें मिली। हम स्वयं अपना सब कपड़ा तुरंत बुन सकें ऐसी स्थिति तो थी ही नहीं। इस कारण से बाहर के बुनकरों से हमें अपनी आवश्यकता का कपड़ा बुनवाना पड़ा। देसी मिल के सूत का हाथ से बुना कपड़ा झट मिलता नहीं था। दोस्तों, यहाँ पर जो बात लेखक कह रहा है, अब वो बात यही कह रहे हैं कि अब जो भी कपड़ा उनको पहनना था वो स्वयं के द्वारा तैयार करके फिर पहनना था। आश्रम में रहने वाले जो लोग हैं उन्होंने भी क्या है कि जो मिल के जो कपड़े पहनने हैं वो बंद कर दिए थे, और अब यानी उन्होंने ये निश्चय कर लिया था कि हाथ करके परदेसी मिल के सूत का बना हुआ जो कपड़ा है वही वो पहनेंगे, और ऐसा करने से उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला। हिंदुस्तान के जो बुनकर थे, कपड़ा बुनने वाले जो लोग थे, सूत काटने वाले जो लोग थे, उनकी जो आमदनी है और सूत प्राप्त करने में उनको होने वाली जो कठिनाई है, उन लोगों को किस प्रकार से वो ठग लेते थे, यानी कि जो दूसरे जो लोग हैं वो, और दिन प्रतिदिन वो कर्जदार होते चले जा रहे थे। ये सारी जानकारियाँ इन्होंने इकट्ठी की, हासिल की, इनके बारे में इन्हें पता चला। ये स्वयं भी यानी कि पूरा जो कपड़ा है वो तुरंत बुन सके ऐसी स्थिति भी नहीं थी। इसलिए इन्होंने क्या है कि जो बाहर के जो बुनकर हैं उन बुनकरों से यानी कि अपनी आवश्यकता का जो कपड़ा है और वो बुनवाते थे, क्योंकि वहाँ पर जो देसी जो मिल हैं यानी कि उनका जो कपड़ा है वो तुरंत मिलना बड़ा मुश्किल था। उसी क्रम में देखो आप, बुनकर सारा कपड़ा विलायती सूत का ही बुनते थे, क्योंकि हमारी मिलें महीन सूत काटती न थी। आज भी वे महीन सूत अपेक्षाकृत कम ही काटती हैं, बहुत महीन तो काट ही नहीं सकती। बड़े प्रयत्न के बाद कुछ बुनकर हाथ लगे जिन्होंने देसी सूत का कपड़ा बुन देने की मेहरबानी की। इन बुनकरों को आश्रम की तरफ से यह गारंटी देनी पड़ी थी कि देसी सूत का बुना हुआ कपड़ा खरीद लिया जाएगा। इस प्रकार विशेष रूप से तैयार कराया हुआ कपड़ा बुनवाकर हमने पहना और मित्रों में उसका प्रचार किया। यो हम काटने वाली मिलों के अवैतनिक एजेंट थे। मिलों के संपर्क में आने पर उनकी व्यवस्था की और उनकी लाचारी की जानकारी हमें मिली। हमने देखा कि मिलों का ध्येय खुद काटकर खुद ही बुनना था। वे हाथ करकों की सहायता स्वेच्छा से नहीं बल्कि अनिच्छा से करती थी। दोस्तों, इसमें भी आगे उसी क्रम में जो लेखक हैं वो यही बात कर रहे हैं, सूत की बात को लेकर के बात बता रहे हैं कि हमारे यहाँ पर जो महीन सूत है मशीनों के द्वारा नहीं काटा जाता था, और आज भी वो जो महीन सूत है वो न के बराबर ही मिलता है।
बहुत ज़्यादा महीन सूत तो हमारे यहाँ काता ही नहीं जा सकता। बड़े प्रयत्न के बाद यानी कि इन्होंने कुछ जो बुनकर हैं उनको जुटाया और उन्होंने जो देसी सूत का जो कपड़ा है बुन देने का प्रयास किया, मेहरबानी की। और इन बुनकरों को आश्रम की तरफ से ये गारंटी भी देनी पड़ी थी कि देसी सूत का बुना हुआ जो कपड़ा है वो लोग खरीद लेंगे ताकि उन्हें नुकसान नहीं हो, गाठा नहीं हो। इस प्रकार विशेष रूप से तैयार कराया हुआ जो कपड़ा है वो बुनवाकर इन्होंने पैना और मित्रों में भी उसका प्रचार प्रसार करवाया। यह तो हम काटने वाली मेलों के अवैतनिक एजेंट बने थे। वो मेलों के संपर्क में आने पर उनकी व्यवस्था की और उनकी लाचारी की जानकारी भी उन्हें मिली। यहाँ पर लेकर कह रहा है कि मेलों का जो मुख्य उद्देश्य था वो था यानी कि खुद काट कर खुद ही बुनना, और वे हाथ करगों की सहायता से स्वेच्छा से नहीं बल्कि अनिच्छा से ही करती थी। वो उनमें इच्छा नहीं थी लेकिन फिर भी उन्हें मजबूरन ऐसा करना पड़ता था। फिर आगे देखिएगा, ये सब देखकर हम हाथ से काटने के लिए अधीर हो उठे। हमने देखा कि जब तक हाथ से काटेंगे नहीं तब तक हमारी पराधीनता बनी रहेगी। मेलों के एजेंट बनकर हम देश सेवा करते हैं ऐसा हमें प्रतीत न हुआ। लेखक यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अपनी यहीं पर यानी कि जो सूत काटने की जो बात थी ये इन लोगों ने समझी, स्वीकार की, और ये यानी कि कताई को लेकर के ये अधीर भी हो उठे थे। इन्होंने यानी कि ये समझ लिया था कि जब तक हम स्वयं हाथ से सूत नहीं काटेंगे तब तक क्या है कि हम स्वतंत्र नहीं होंगे। और जो मेलों के जो ये अवैतनिक जो एजेंट थे और इस प्रकार से ये देश सेवा कर रहे थे, ये भी इन्हें ज़्यादा अखर नहीं रहा था। उसी क्रम में देखिए, लेकिन न तो कहीं चरखा मिलता था न कहीं चरखे का चलाने वाला मिलता था। कुकड़ियाँ आदि बढ़ने के चरखे तो हमारे पास थे पर उन पर काटा जा सकता है इसका तो हमें ख्याल ही न था। एक बार कालिदास वकील एक बहन को खोजकर लाए। उन्होंने कहा कि यह बहन सूत काट कर दिखाएगी। उसके पास एक आश्रमवासी को भेजा जो नए काम सीख लेने में बड़े होशियार थे पर हुनर उनके हाथ न लगा। दोस्तों, यहाँ पर जो बात कही जा रही है वो बात ये कही गई है कि उनको पहली बात तो चरखा वाला नहीं मिला, यानी चरखा नहीं मिल रहा था। दूसरी बात, चरखा काटने वाला नहीं मिला। वहीं पर जैसे जो कुकड़ियाँ वगैरह बढ़ने का जो चरखे थे वो तो उनके पास थे और उस पर यानी कि जो सूत है उसको भी काटा जा सकता था। इसका विचार या इसका पता उन्हें नहीं था। और यहाँ पर ये कह रहे हैं कि कोई कालिदास नामक एक वकील हैं जो कि एक महिला को लेकर के आए, एक बहन को खोज करके लाए और उन्होंने कहा कि ये जो बहन है वो सूत काट करके दिखाएगी। उसके पास एक आश्रमवासी को भेजा जो नए काम सीख लेने में बड़ा होशियार था, लेकिन उनको भी ये जो हुनर है, ये जो कला है वो हाथ नहीं लगी। आगे देखते हैं इसमें। दिन तो बीते जा रहे थे, मैं अधीर हो उठा था। आश्रम में आने वाले हर ऐसे आदमी से जो इस विषय में कुछ बता सकता हो मैं पूछताछ किया करता था, पर काटने का इजारा तो स्त्री का ही था। अतएव कोने कोने में पड़ी हुई काटना जानने वाली स्त्री तो किसी स्त्री को ही मिल सकती थी। यहाँ पर वो आगे करें कि इस प्रकार से वक्त जो था वो बीता जा रहा था। ये लोग बहुत ज़्यादा अधीर हो रहे थे, अपना धैर्य खो रहे थे और आश्रम में जो आने वाले जो लोग हैं उनसे भी इस विषय में गांधी जी बात कर रहे थे, उनसे पूछताछ किया करते थे। यहाँ पर इनका कहना है परंतु जो काटने का जो इजारा है, एक तरह से काटने का जो ठेका है या जो कार्य वो तो स्त्री का ही था। इसलिए क्या है कि ओने कोने में कहीं पर अगर कोई महिला है भी तो भी यानी कि एक स्त्री है, कोई महिला ही दूसरी महिला को लेकर के आ सकती थी। फिर आगे देखिएगा। सन 1917 में मेरे गुजराती मित्र मुझे बढ़ोच शिक्षा परिषद में घसीट ले गए थे। वह महासासी विधवा बहन गंगाबाई मुझे मिली। वे
पढ़ी लिखी अधिक नहीं थी, पर उनमें हिम्मत और समझदारी साधारणतया जितनी शिक्षित बहनों में होती है उससे अधिक थी। उन्होंने अपने जीवन में अस्पृश्यता की जड़ काट डाली थी। वे बेधड़क दलितों से मिलती और उनकी सेवा करती थी। उनके पास पैसा था, पर उनकी अपनी आवश्यकताएं बहुत कम थी। उनका शरीर सुदृढ़ था और चाहे जहां अकेले जाने में उन्हें जरा भी झिझक नहीं होती थी। वे घोड़े की सवारी के लिए भी तैयार रहती थी। इन बहन का विशेष परिचय गोधरा की परिषद में हुआ था। अपना दुख मैंने उनके सामने रखा और दमयंती जिस प्रकार नल की खोज में भटकती थी, उसी प्रकार चरखे की खोज में भटकने की प्रतिज्ञा करके उन्होंने मेरा बोझ हल्का कर दिया। प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न पूछने की दृष्टि से या प्रश्न बनने की दृष्टि से ये जो पैराग्राफ है बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हमें इस पर ध्यान देना है। यहाँ पर जो लेखक है वो कह रहे हैं कि 1917 में उनके जो कुछ मित्र थे, गुजराती मित्र, उनको बड़ौच शिक्षा परिषद ले गए। वहाँ पर एक विधवा बहन थी जिसका नाम था गंगाबाई। और याद रखना, गंगाबाई को आधार बना करके प्रश्न पूछा जा सकता है। गंगाबाई है यानी कि उसकी विशेषता पूछी जा सकती है, या फिर गंगाबाई का जो योगदान है यानी कि इस सूत काटने के संदर्भ में, इसको आधार बना करके भी अपने से प्रश्न किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो बात आ रही है वो बात ये है कि जिस गंगाबाई से इनकी जो मुलाकात हुई थी वो बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन वो बहुत समझदार थी और साहसी भी थी। जो अमूमन जैसे कि जो पढ़ी लिखी जो स्त्रियां हैं उनसे ज़्यादा वो समझदार थी, अधिक साहस था। और उनके जीवन में यानी कि जो अस्पृश्यता है, छुआछूत है, उसकी जड़ तो उन्होंने काट ही डाली थी। यानी कि ये तो कोई उनके दिल दिमाग में था ही नहीं कभी। जो बेधड़क जो दलित हैं उनके साथ में यानी कि वो मिलती जुलती, जो शोषित वर्ग है उनके पास वो मिलती जुलती, उनकी सेवा करती। इस महिला के पास में पैसा था, लेकिन उनकी आवश्यकताएं बहुत कम थी और वो शारीरिक दृष्टि से भी सुदृढ़ थी और कहीं भी वो यानी कि अकेले जाने में झिझकती नहीं थी। घोड़े की सवारी तो उसके लिए वो हमेशा तैयार ही रहती थी। तो इस प्रकार से यानी कि ये जो बहन है यानी गंगाबाई, उससे परिचय जो गोधरा की परिषद में उनसे प्राप्त हुआ, उनको गांधी जी ने यानी कि अपने मन का जो दुख है वो रखा। और जैसे ही उन्होंने ये बात गंगाबाई के सामने रखी तो उन्होंने एक बात ये कही कि अब आप लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, कि जिस प्रकार से जो दमयंती नल की खोज में भटकती रहती थी, उसी तरह से यानी कि अब वो चरखे की खोज में भटकने की प्रतिज्ञा कर रही है। और इस बात से जो गांधी जी का जो बोझ था वो बोझ काफ़ी हल्का हो गया था। तो यानी कि कहने का मतलब है यहाँ पर जो गंगाबाई है उसको आधार बना करके प्रश्न बनता है, पूछा जा सकता है। हमें इस बात का ध्यान रखना है। और इस तरह से यानी कि प्यारे विद्यार्थियों, ये जो अपना टॉपिक है खादी का जन्म, यानी कि ये भी अपना टॉपिक पूर्ण होता है। इसमें किस प्रकार से खादी का जन्म हुआ इस पर बात करें तो यानी कि मूल रूप से बात यह है कि जो गांधी जी और उनके जो साथीगण हैं उन लोगों के द्वारा विभिन्न प्रयास किए गए, जगह जगह से यानी कि इन्होंने जैसे चरखा है, करगा है, उनकी व्यवस्था की। उनको जो काटने वाले जो लोग हैं उनको यानी कि बुलाया, जो बुनकर हैं उनके साथ में इनकी बातचीत हुई। उन लोगों को विश्वास दिलाया गया कि उनको किसी तरह का नुकसान नहीं होने देंगे। और अंततः यानी कि गंगाबाई से मिलने के पश्चात तो एक तरह से गांधी जी की सारी समस्या थी उसका समाधान ही हो गया, क्योंकि चरखे की खोज में भटकने की प्रतिज्ञा तो उन्होंने ले ली। अब प्यारे विद्यार्थियों, हम आगे फिर एक नए पाठ को लेकर के आपके सामने आएंगे और आपसे फिर मुलाकात होगी। यहाँ पर ये जो जितने भी अपने टॉपिक चल रहे हैं इनको हमें बार बार यानी कि इनको पढ़ने की, देखने की, समझने की ज़रूरत है, ताकि हम प्रत्येक पंक्ति को आधार बना करके अगर कोई प्रश्न बनता है तो उसको भी यानी कि हम हल कर सकते हैं। अभ्यास प्रश्नों की तो बात ही छोड़ी, क्योंकि जो प्रश्न अभ्यास प्रश्नों के हैं यानी प्रश्न है वो तो हम जैसे कि इन टॉपिकों को पढ़ रहे हैं वहीं पे ही यानी कि ये साथ ही साथ स्पष्ट होते चले जा रहे हैं। और बहुत सारे जो प्रश्न इनमें बन रहे हैं उनका भी यानी कि हम उत्तर यहाँ से दे सकते हैं। तो इन
पंक्तियों को हमें विशेष रूप से यानी कि ध्यान में रखना है, पढ़ना है। अब नए टॉपिक को फिर आपके सामने लेके आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।